नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी अध्ययन में। हाल ही में पुरस्कार वितरण हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025। टोटल 42 पुरस्कार बांटे गए हैं, जिनमें से 52% ऐसी पंचायतों को पुरस्कार मिला हुआ है जिनको महिलाएं लीड कर रही थी। पंचायती राज जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हैं, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, हर वर्ष दिए जाते हैं। जो इस बार 2025 में लगभग 42 पंचायतों का चयन किया गया था पुरस्कार के लिए, और इसका 3 जून को पुरस्कार वितरण हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में वितरण किया गया। इस बार जो 6 पुरस्कार हैं वो कर्नाटक को मिले हैं। 6 पुरस्कार सर्वाधिक कर्नाटक को मिले हुए हैं, और इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को लगभग 5-5 पुरस्कार मिले हुए हैं दोनों को। जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं, इनको 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है उसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 9 थीम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप किसी पंचायत ने जो गवर्नमेंट की 9 थीम है उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो यह पुरस्कार दिया जाएगा। और यह जो 9 थीम है वो 9 LSD जो SDG इंडेक्स है, तो उनका भी लोकलाइजेशन करके जो SDG इंडेक्स है उनके आधारित पर 9 विषय हैं, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य हो गया, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, महिला अनुकूल शासन है, सामाजिक न्याय। और जो दूसरा पुरस्कार है वो दिया जाता है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत होती है, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत, तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 8 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को यह पुरस्कार दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार है वो सिपाही जाला को मिला है, त्रिपुरा का। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का पुरस्कार हरिपाद, केरल में मिला हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार न्यू नापम, असम को मिला हुआ है, एक गांव है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार बिहार में टेलकप ग्राम को मिला हुआ है, जो कि रोहतास में है। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार बिरहारू गांव को मिला हुआ है, जो कि आगरा के सयान में है। ठीक है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह जो पुरस्कार दिए जाते हैं यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत दिए जाते हैं। बहुत दिनों से न्यूज़ में है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल ही में बताया गया कि इस जो ट्रेड डील का फ्रेमवर्क है उस पर 99% काम पूरा हो चुका है। लेकिन फिर से जैसे USA की आदत है, इससे पहले क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे जो कि 50% के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सैंक्शंस गलत हैं, तो उन्होंने सारे सैंक्शंस को 15% पे ले आए थे। लेकिन अब USA की गवर्नमेंट ने नया तरीका अपनाया। अब USA ट्रेड डील में सेक्शन 301 को लाया है। जो सेक्शन 301 है, ये क्या कहता है? अमेरिका के व्यापार कानून 1974 में सेक्शन 301 किसी भी देश के व्यापार के तौर तरीके की जांच और इसके तहत वर्णित व्यापार नियमों का उल्लंघन पाए जाने के एवज में उन पर शुल्क लगाने का अधिकार देता है। किसको? USA की सरकार को। और जो भारत पर आरोप लगाया जा रहा है, जबरन शुल्क कराने वाले देशों से आयात करता है भारत, इसलिए भारत पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। और अब USA ने क्या किया है, दुनिया के 48 देशों पर 12.5% का शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, और इसमें भारत भी शामिल है। पता है इसकी सबसे फनी बात क्या है? अमेरिका ने जांच में पाया है कि भारत में जबरन श्रम कराकर उत्पाद तैयार नहीं किए जाते हैं। यानी कि जो भारत पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, भारत में जबरन श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर के आधार पर नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि भारत पर आरोप है कि वह उन देशों से सामान खरीदता है जहां श्रमिकों से ज़बरदस्ती काम करवाए जाते हैं। जबरन श्रम के मामले में कनाडा है, इक्वाडोर है, यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन को भी रखा है। इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगली न्यूज़ है, 10 जून को सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, क्या अंतर है नेहरू और PM मोदी के बीच में, पंडित नेहरू जी और PM मोदी के बीच में, इन्हीं सब हरकतों की वजह से हिंदी न्यूज़पेपर की हालत खराब है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और 10 जून 2026 को वो सबसे ज़्यादा दिनों तक यानी कि प्रधानमंत्री पद को धारण करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेहरू जी थे, वो 4398 दिनों तक रहे हैं, और जो ये माइलस्टोन है इसको मोदी जी पार कर देंगे 10 जून को। और अब आगे हम जान लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इस आर्टिकल में। हमारे लिए जो जरूरी है, जो लिखा हुआ है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी, और 27 मई 1964 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इतना काम की है। नेपाल के जो सत्तारूढ़
जो दल है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं रवि लामिछाने, ये अभी इंडिया आए हुए हैं। कुछ और भी पॉइंट हैं, शब्द हैं जिनका हम आईआर में प्रयोग करें तो अच्छा है, क्योंकि हम जब आंसर राइटिंग करते हैं बहुत ही सिंपल शब्द लिख देते हैं, वो नहीं लिखने चाहिए। कुछ अच्छे वर्ड हैं, आप उनको रट लीजिए या नज़र में बनाए रखिए, बार बार दोहराइए, तो अपने आप मेंस आंसर राइटिंग में वो आ जाते हैं। जैसे कि एक है, नेपाल के साथ साझा और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है, हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति है, और इसके अंतर्गत भारत इसको नेपाल को प्राथमिकता वाला साझेदार समझता है। दोनों देशों के बीच में विशेष और बहुआयामी संबंध है। यही जो शब्द होते हैं जिनको हम अपनी आंसर राइटिंग में यूज करते हैं। आपको पता है जो पीडीएस का इस समय जो सब हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लीकेज का मुद्दा, खाद्यान्न की बर्बादी का मुद्दा, खाद्यान्न की चोरी का मुद्दा, भ्रष्टाचार करप्शन का मुद्दा। तो अब एफसीआई क्या लेके आई है कि अब एफसीआई है यानी कि भारतीय खाद्य निगम अनाज की बोरियों पर क्यूआर टैग लगाने की तैयारी कर रही है। क्यूआर टैग लगाने से क्या हो जाएगा, क्यूआर टैगिंग प्रणाली अधिकारियों को प्रत्येक बोरी की स्रोत का पता लगाने में सक्षम बनाएगी, और इसे किस खरीद केंद्र से लाया गया है वो पता चल जाएगा, और किस एजेंसी ने इसकी खरीद की है, और यह किस सत्र का है, यानी कि सत्र का पता चल जाएगा, जिस एजेंसी ने खरीद की उसका पता चल जाएगा, किस खरीद केंद्र से खरीदा गया वो पता चल जाएगा, और बोरी की स्रोत का भी पता चल जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और करप्शन पर नकेल कस सकेंगे। ये फिलहाल योजना है, शुरुआत में कुछ ही राज्यों में शुरू की जाएगी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लाया जाएगा। जो अगली न्यूज है, तो रूस से भारत को सुदर्शन S-400 का चौथा स्क्वाड्रन मिल गया है। हमारा रसिया के साथ एक समझौता हुआ था 2018 में कि रूस से हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ था, जिसके अंतर्गत हमें कुल 5 स्क्वाड्रन मिलने थे, जिनमें 3 तो पहले से मिल चुके थे, लेकिन फिर यूएसए और जब यूक्रेन के युद्ध हुआ तो उसको खुद ज़रूरत पड़ी, तो इसकी डिलीवरी में देरी हो गई। तो इसका जो चौथा स्क्वाड्रन था वो हमें मिल चुका है। S-400 क्या है, तो S-400 लंबी दूरी की एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उन्नत एयर डिफेंस प्रणालियों में से एक है। इसकी जो अधिकतम मारक क्षमता S-400 से क्लियर है कि लगभग 400 किलोमीटर तक है, और लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि यह एक साथ लगभग 36 लक्ष्यों पर प्रहार भी कर सकता है। इसके अलावा जो भारत अब केवल विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इस क्षेत्र में भी अब भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए प्रोजेक्ट कुशल लाया गया है। प्रोजेक्ट कुशल किससे रिलेटेड है, तो यह एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। यह अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसका उद्देश्य ऐसा स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली यानी कि ऐसा जो हमारा इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना है, जो S-400 की तरह ही दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को निशाना बना सके। यह जो प्रोजेक्ट कुशा है, इसमें एक भारतीय रक्षा कंपनी भी साझेदार है, उसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और अभी एक और न्यूज आई है कि भारत की जो रक्षा खरीद परिषद है उसने S-400 की 5 अतिरिक्त, यानी कि अभी तो हमने 5 की डिमांड की थी, अभी केवल 4 आई हैं, एक बाकी है। फिर से गवर्नमेंट ने 5 और अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीद के लिए जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। कल ही इस टॉपिक को कवर किया गया था कि हरियाणा का जो राखीगढ़ी क्षेत्र हड़प्पा कालीन है एक स्थल है, यहाँ पे टीला 5 पे खुदाई चल रही है। ग्रेटर नोएडा की एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन शाखा द्वितीय द्वारा खुदाई की जा रही है। यहाँ पर जो अभी नया क्या मिला है, यहाँ पर कच्ची ईंटों से बनी रसोई मिली हुई है, चूल्हा मिला हुआ है, सिलबट्टा मिला हुआ है, और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हुए हैं। साथ ही में हांडी, छिद्रयुक्त जार, टेराकोटा अवशेष और मुस्तिकाएं मिली हुई हैं। छिद्रयुक्त जो मिट्टी के बर्तन है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता होगा। फल रखने, अनाज धोने और खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग होता होगा। खुदाई में यहाँ पर हड्डी की सुई भी मिली हुई है, जिसका प्रयोग कपड़ा के सिलने में होता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तांबे की सलाख महिलाओं द्वारा यानी कि तांबे की सलाख भी मिली हुई है, जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा आंखों में सुरमा डालने के काम आता होगा, ऐसा अनुमान है। MPC यानी कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू होने वाली है, तो उससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मौद्रिक पॉलिसी कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। RBI एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके 2016 में MPC का गठन किया गया था। MPC में कुल टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें RBI के 3 और गवर्नमेंट के 3 अधिकारी होते हैं। जो 3 गवर्नमेंट की तरफ से सदस्य होते हैं या बाहरी विशेषज्ञ होते हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का होता है। जबकि RBI की तरफ से 3 सदस्य होते हैं। RBI गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, RBI उप गवर्नर होते हैं, और RBI का एक अधिकारी भी होता है। इन्फ्लेशन टारगेट क्या रखा गया है हमारे यहाँ पे, तो 4 ±2% का, यानी कि 6 से लेकर 2% तक का इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करती है, जैसे कि उस कमेटी के नाम से ही क्लियर है। रेपो रेट का निर्धारण करती है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का इसको काम दिया गया है, और आर्थिक वृद्धि और विकास और मूल्य स्थिरता का काम भी ये करती है।
एमपीसी की जो बैठक होती है कम से कम वर्ष में 4 बार होनी ही चाहिए, वैसे यह लगभग 2 महीने के अंतराल पे होती है। और वोटिंग में प्रत्येक सदस्य को लगभग 1 वोट देने का अधिकार है, यानी कि अगर मामला 3-3 का हो गया तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आरबीआई गवर्नर जो है उनको कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। अरावली पहाड़ी से संबंधित विवाद आपको पता है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल छपे, बहुत बड़ा मुद्दा बना, प्रदर्शन किए गए, ट्विटर पर भी जंग लड़ी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा के लिए, किसके, जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर विवाद हुआ था उसकी समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक कंचन देवी जी करेंगी और उनको 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि 100 मीटर से भी कम ऊंची जो पहाड़ियां हैं अरावली पर्वतमाला में, उनको पर्वत की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे के ऊपर विवाद हुआ था, क्योंकि अगर 100 मीटर जो इन्होंने एक लिमिट लगा दी है तो उससे क्या होगा, बहुत सारे पहाड़ होंगे जो कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे, वहाँ पर खनन बढ़ जाएगा, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जो मरुस्थलीकरण है यानी कि डेजर्टिफिकेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और इसमें जो दूसरा मुद्दा था वो था दो पहाड़ों के बीच में दूरी को लेकर। अगर इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर से कम की दूरी है तब तो उसे हम एक ही पर्वतमाला यानी कि एक ही श्रृंखला का भाग मानेंगे। अगर यह दूरी 500 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो वह एक ही यानी कि जो हमारी अरावली पर्वतमाला है यानी कि एक श्रृंखला है उसका पार्ट नहीं रह जाएगा, जिससे वह कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगी और वहाँ पर जो माइनिंग वगैरह के लिए गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। तो आइए हम इसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक नई परिभाषा स्वीकार की थी, जिसके अनुसार स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले भू रूपों को ही अरावली पहाड़ी का भाग माना जाएगा। अरावली का बड़ा हिस्सा 100 मीटर से यदि कम ऊंचा है तो वह कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर माइनिंग और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गतिविधियाँ बढ़ सकती थी। अरावली जो पहाड़ी हैं वो थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने के काम आती है, भूजल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, साथ ही जैव विविधता को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बाद क्या हुआ था, ट्विटर पर सेव अरावली कैंपेन चला हुआ था। विवाद आपको बता दिया गया है, 100 मीटर की जो ऊंचाई से रिलेटेड मामला है यानी कि जो डेफिनेशन है पहाड़ की वो क्या होगी, और दूसरा मामला जो था वो दो पहाड़ों के बीच की दूरी को लेकर है। अगर 500 मीटर से कम है तो अरावली रेंज का पार्ट माना जाएगा, लेकिन अगर दो पहाड़ों के बीच की दूरी यानी कि पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर से ज़्यादा है तो वह अरावली रेंज का भाग नहीं होगा। उसके जो बीच का क्षेत्र है वह स्वतः संरक्षित नहीं होगा यानी कानून के संरक्षण में नहीं आएगा। इस आर्टिकल में जो ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हमारा एक पार्ट है उस पर जो गवर्नमेंट हाल फिलहाल में आर्थिक विकास के लिए कुछ परियोजनाएं लेके आई है तो उसके महत्व को बता रहे हैं वो, यानी कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इससे कुछ जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, इनका क्या कहना है, इनका क्या व्यू है। आप देख सकते हैं इनको क्या जस्टिफाई करना था कि जो परियोजना है वो सही है। तो उन्होंने क्वार्टरली के एक आर्टिकल से इसको शुरुआत की है कि जो राज्य अपनी सीमाओं, साझेदारियों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा नहीं करता है वह अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं रख सकता है। वैसे तो आप इसका यूज कहीं भी आईआर से संबंधित क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड कोई आए तो कर सकते हैं, सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे या निबंध में भी इसका यूज किया जा सकता है। और आप देख लीजिए एक कला है जो कि हमें ऐसे लिखने में बहुत काम आएगी और इनका कहना भी गलत नहीं है। आपको पता है पूर्व मध्यकाल में जब भारत में जो राजा थे वो आपसी एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे की शक्तियों को कमज़ोर कर रहे थे, सीमा पर किसी का ध्यान नहीं था तो बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए और उसके बाद भारत को एक बड़ी अवधि के लिए भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, पहले सल्तनत आए फिर मुग़ल आए, ये उसी का पार्ट था। और लास्ट में क्या हुआ, जब हमारी सीमा इन दोनों के समय ही कमज़ोर रही क्योंकि हमने समुद्र पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो फिर पुर्तगाली आए। यानी कि जो सीमा सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, समुद्री सीमा सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। लेखक का कहना है आपकी अर्थव्यवस्था चाहे जितनी अच्छी हो, आप कितने ही सैन्य रूप से ताकतवर हों, और लेकिन अगर आपको भूगोल की अच्छी तरह से समझ नहीं है तो आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, आप रणनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और भू राजनीतिक स्थिति भी आपकी कमज़ोर हो जाएगी। उनका कहना है जो ग्रेट निकोबार को भारत की अग्रिम समुद्री चौकी कहा है इन्होंने, और जो प्रस्तावित विकास योजनाएं हैं उनको केवल उन्होंने इंफ्रा परियोजना का पार्ट नहीं देखा है कि हमारे जिससे केवल बंदरगाह, हवाई अड्डे, टाउनशिप और बिजली संयंत्र बन रहे हैं, बल्कि वास्तव में यह भारत के लिए एक परीक्षा है। क्या भारत इस विलक्षण भौगोलिक बढ़त को सामरिक शक्ति के रूप में रूपांतरित कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अंडमान निकोबार वाला जो
द्वीप समूह है, बहुत ही सामरिक स्थिति है। यह मलक्का जो जल संधि है इसके काफ़ी करीब है और हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कि ईरान ने हॉर्मुज पर अभी पूरा चोक कर दिया था, पूरा व्यापार रुक गया था। हमें भी अगर भविष्य में कभी ऐसा करना पड़ा तो हमारी सामरिक स्थिति मजबूत रहेगी अगर हमारा यहाँ पे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और अच्छे से सैन्य उपस्थिति अगर यहाँ पर अच्छे से रहेगी। तो आगे आर्टिकल में लेखक कहते हैं कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जितने भी समूह हैं उसका केवल एक द्वीप है और यह सबसे बड़ी द्वीपों में से एक है। और इस द्वीप का जो क्षेत्रफल जिस पर काम परियोजना लाई गई है उसका 910 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस द्वीप समूह पर जो काम होना है वो केवल 166.10 वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, जो कि पूरे द्वीप समूह का क्षेत्रफल का लगभग 2% होगा। और जो इसमें पर्यावरणविद जो उंगली उठा रहे हैं किस मुद्दे को लेकर कि यहाँ पर बहुत सारे वन काटे जाएंगे, तो इसमें केवल 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का ही उपयोग किया जाएगा, जो कि पूरे द्वीप समूह की कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.8% है। आगे इसमें बताया गया है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के यह द्वीप समूह बहुत निकट है। मलक्का स्ट्रेट 6 डिग्री चैनल है, जो सुंडा स्ट्रेट है, लॉम्बोक स्ट्रेट है, यह जो समुद्री जो मार्ग हैं यहाँ से इन स्ट्रेट से गुजरता है उसके बहुत ज़्यादा समीप है। इसे भारत की यह पूर्वी समुद्री चौकी की भी संज्ञा। इसमें बताया गया है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, अब यूएसए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और यह एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का भी हिस्सा बन चुका है, क्योंकि सीधा मुकाबला अब यहाँ पर चाइना से होने वाला है, जिससे इस क्षेत्र की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हाल ही में क्या हुआ है कि जो अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जो प्रस्ताव कौन सा किरा लैंड ब्रिज परियोजना जो थी जिसके बारे में कहा जाता था, अब उसको भी स्थगित कर दिया गया है। किरा लैंड ब्रिज परियोजना क्या थी? इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि यह मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम किया जाए और व्यापारिक मार्ग इससे 1200 मील कम होने वाला था अगर किरा स्ट्रेट परियोजना लागू हो जाती बन जाती। इसमें क्या होना था, अंडमान सागर के जो किनारे पर है जो रणोंग है और रणोंग बंदरगाह है और जो थाईलैंड की खाड़ी के किनारे चुम्फोन बंदरगाह है, इनके बीच की दूरी को अंडमान सागर के किनारे रणोंग बंदरगाह और थाईलैंड की खाड़ी किनारे चुम्फोन बंदरगाह को जोड़ने का प्रस्ताव था, किसमें किरा लैंड ब्रिज परियोजना। आगे मलक्का स्ट्रेट की बात करते हैं कि विश्व की यह सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और यहाँ से जो एनर्जी संसाधन की आवाजाही होती है, वैश्विक व्यापार यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड का यह प्रमुख मार्ग है। साथ ही में जो ग्रेट निकोबार है उसकी एक खाड़ी है, गलाथिया की खाड़ी, 6 डिग्री चैनल से लगभग 45 किलोमीटर मात्र दूर है। तो जो समूह है, जो द्वीप समूह है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे भारत को क्या है, यह भारत के लिए एक सामरिक बढ़त का काम करता है। आगे एनजीटी की रिपोर्ट का भी हवाला देते हैं कि एनजीटी ने जांच पड़ताल की, आपत्तियों का निस्तारण किया, उसके बाद स्वीकार किया कि यह जो परियोजना है केवल द्वीप और उसके आसपास के सामरिक क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और वैश्विक प्रभाव के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक शक्ति जो होती है वह केवल भूगोल से नहीं बनती है, वह भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करने की आवश्यक क्षमता विकसित करने निर्मित होती है। आगे लेखक इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं कि यह व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, विदेशी ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम कर सकता है तथा भारत की सामुद्रिक पहुंच को विस्तारित कर सकता है और साउथ ईस्ट एशिया के लिए यह एक प्रवेश द्वार का काम कर सकता है और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए यह सामरिक मंच के रूप में भी कार्य कर सकता है। इससे क्या हो, इससे हमारी इसका महत्व यहाँ पे बताया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन है वो मजबूत होगी, हमारे यहाँ निवेश ज़्यादा आएगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, भारत को भी अपनी सामग्री की आवाजाही पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, अधिक निश्चितता रहेगी, यानी कि हमारा विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्टों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। आगे लेखक कहते हैं कि निस्संदेह जो ग्रेट निकोबार पर्यावरणीय दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्तर की किसी भी परियोजना को पारिस्थितिकी सावधानी, वैज्ञानिक निगरानी और हर संभव उपायों के साथ लागू किया जाना चाहिए। यहाँ पर बे फॉरवर्ड में बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि विकास लापरवाह नहीं हो सकता है, लेकिन पर्यावरणीय संवेदनशीलता को सामरिक चिंतन पर स्थायी वीटो का आधार भी नहीं बनाया जा सकता। कह रहे हैं विकास को लापरवाह नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्यावरण की चिंता के करें और हम विकास ही न करें। तो विकास के साथ साथ पर्यावरण संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाए और सामरिक जो हमारी स्थिति है, सामरिक चिंतन को भी ध्यान में रखा जाए। लास्ट में कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने की दिशा में संतुलन साधने की हमें ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कंक्लूजन भी लास्ट में दिया हुआ है। लास्ट में एक आर्टिकल है कि जून में कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं घटने वाली हैं जो कि बहुत ही यूनिक होंगी।
8 और 9 जून को जो शुक्र और बृहस्पति, जो कि दोनों ही चमकदार ग्रह हैं, वह पश्चिमी दिशा में एक साथ नजर आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब होंगे, जिनको हम अगर दूर से देखें तो वह हमारे हाथ की लंबाई के अंतराल पर भी हो सकते हैं। 29 जून को पूर्णिमा है, तो उस समय क्या होगा, उस 29 जून को जो पूर्णिमा होने वाली है चंद्रमा को, उस दिन स्ट्रॉबेरी मून की संज्ञा दी गई है। अमेरिकी कबीले के लोग पके फलों की कटाई करते हैं इस समय पर, और स्ट्रॉबेरी की भी इस समय जो है वो पकती है। तो एल्गोन क्यूएन जनजाति इसे तोड़ती है, और इस चंद्रमा के, तो इस समय जब तोड़ती है, पकती है, तो इस जो चंद्रमा इस समय पर निकलता है, जो पूर्णिमा होती है, तो स्ट्रॉबेरी मून की संज्ञा दी गई है। साथ ही में कुछ और भी अन्य नाम हैं जिनका आप नाम जान सकते हैं, जैसे कि बेरेज राइपन मून है, अर्थात बेरी पकने वाला चंद्रमा। चेरोकी लोग ग्रीन कॉर्न मून कहते हैं, हरा मक्का वाला चंद्रमा यानी कि, और लिंगिट लोग बर्थ मून यानी कि जन्म वाला चंद्रमा की भी संज्ञा इसे देते हैं। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।